फ्रोम में अभी तक आप सब लोग ये देख चुके हो कि इस टाउन में एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद सभी लोग इकट्ठा होकर एक प्लान पर काम करने वाले हैं। उस प्लान को पूरा करने के लिए जेड और तबिथा नीचे सुरंगों के अंदर जाते हैं। यहाँ ऊपर बॉयड और उसकी टीम रेडी थी कि जैसे ही जेड सिग्नल दे तो वैसे ही ये पेड़ को उखाड़ दें। पेड़ को उखाड़ने के बाद जैसे ही इस पेड़ की जड़ें हिलेंगी नीचे वाला चेंबर कमजोर हो जाएगा, इसीलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। जेड और तबिथा ने जैसे ही हड्डियों को अपने बैग में भर लिया तो वो तुरंत ही ऊपर सिग्नल भेज देते हैं। यहाँ ऊपर सभी टीम ने पूरा जोर लगाकर पेड़ को भी उखाड़ दिया, लेकिन नीचे मॉन्स्टर्स जेड और तबिथा को काट खाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। ऊपर से आने वाली लाइट उन्हें जेड और तबिथा के पास आने से रोकती है, मगर ये चीज ज्यादा देर तक काम नहीं करने वाली थी। तबिथा ने ऊपर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन सोफी के रस्सी काट देने की वजह से सीढ़ी कमजोर हो जाती है और तबिथा नीचे आकर गिरती है। इतना कम नहीं होता कि ऊपर दिन दिहाड़े अब चारों तरफ से बादल आए और पूरी रात का सन्नाटा छा गया, जिस वजह से नीचे गुफा में मौजूद मॉन्स्टर्स को ये मौका मिल गया कि वो अब जेड और तबिथा को जान से मार पाएं। लेकिन तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और जेड तबिथा को लेकर एक नए रास्ते की ओर निकल गया। मॉन्स्टर्स भी उसका पीछा कर रहे थे और चलते चलते वो एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ ऊपर जैसे ही रात हुई तो जंगल में से मॉन्स्टर्स बॉयड और उसकी टीम की ओर बढ़ रहे थे। सभी दो अलग अलग हिस्सों के अंदर बढ़कर कॉलोनी हाउस और टाउन की ओर जाने लगे, लेकिन रास्ते में जैसे ही एक मॉन्स्टर ने बॉयड और उसके साथियों पर अटैक किया तो एली नाम की एक औरत बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे वो अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयड उसे ऐसी बेवकूफी करने से रोक लेता है। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं फातिमा और जैना को, जिनके पास मिस्टर स्माइली आ गया। मिस्टर स्माइली तावीज लगा होने के बावजूद भी कमरे के अंदर आ जाता है। जैना ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी उस दरिंदे का सामना नहीं कर पाती। मिस्टर स्माइली ने जैना के पेट को फाड़ा और जोरदार चीख से दहाड़ने लगा, लेकिन वहाँ पर फातिमा भी चीखने लगती है, जिसकी चीख को सुनकर मिस्टर स्माइली एक मर्तबा फिर से नॉर्मल हो जाता है और चेहरे पर एक शैतानी हंसी लिए वहाँ से चला जाता है। जब क्रिस्टी और उसके साथी हॉस्पिटल के अंदर आए तो बेचारी जैना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो क्रिस्टी की बाहों के अंदर ही दम तोड़ देती है। जैना की मौत को देखकर बेचारी क्रिस्टी हर तरफ से टूट गई। उसे दुख होने लगता है कि काश वो जैना के साथ हॉस्पिटल के अंदर ही रुकती तो शायद आज जैना जिंदा होती, लेकिन अब इस चीज का कोई फायदा नहीं था। यहाँ जेड और तबिथा भी भागते भागते एक डेड एंड पर जाकर अटक जाते हैं, जहाँ पर हड्डियों के कंकाल से बनी हुई खिड़की के अलावा और कुछ भी नहीं था। पीछे से मॉन्स्टर्स भी अंदर आ रहे थे, लेकिन एक मर्तबा फिर से भूकंप आता है, जिससे मॉन्स्टर्स के आने वाले रास्ते पर काफी ज्यादा पत्थर आ गिरे। खुशकिस्मती से जेड और तबिथा को जरा सा वक्त मिल गया था। इधर दूसरी तरफ हमने देखा सोफी, एल्जिन और क्लारा को, जो तीनों डाइनर के अंदर बैठे थे और अभी भी बाहर रात ही होती है। एल्जिन को जब सोफी का असली चेहरा मालूम पड़ा तो तब से ही एल्जिन बहुत डरा सहमा हुआ था, जिसकी हालत देखकर सोफी ने बोला, मैं तुम्हारे सामने एक दमदार ऑफर पेश करती हूँ, तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। मेरी सच्चाई किसी को मत बताओ और मैं तुम्हें असली दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगी, यानी इस टाउन से निकाल कर एक और दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इस सब से बहुत दूर, जैसे मैंने क्लेरा को पहुँचाया था। फिर तुम्हें याद भी नहीं होगा कि कभी तुम इस टाउन के अंदर अटके थे। जल्द ही तुम्हें ये सारा कुछ एक बुरा सपना लगेगा, जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा दिमाग भूल जाएगा। फिर वो एल्जिन को कहती है, जानते हो कि बाहर अंधेरा क्यों छाया हुआ है? क्योंकि हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं। सोफी ने कहा, अंत बहुत भयानक होगा। ये मासूम और भोले लोग नहीं जानते कि इन्होंने किस चीज को जगा दी है, ऐसी चीज जिससे मैं भी डरती हूँ, लेकिन तुम्हें फिलहाल इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना। जैसे ही सोफी टेबल पर से उठकर जरा पीछे विंडो की तरफ गई तो एल्जिन मौके का फायदा उठाकर दबे पांव वहाँ से भागने लगता है, मगर उसके सामने क्लारा आकर खड़ी हो जाती है। एल्जिन उसे देखकर डर गया और इतने में सोफी उसके पीछे आ गई। क्या सोच रहे थे? तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? और वो आहिस्ता आहिस्ता करके एल्जिन के करीब जाने लगती है। एल्जिन भी डर का मारा हल्का हल्का पीछे होने लगा और पीछे होता होता वो स्टोरेज रूम के अंदर चला जाता है। सोफी तुरंत ही उसके पास आई और उसे बोलती है, अपने हाथ आगे करो। एल्जिन को अपने चारों तरफ मौत ही दिखाई दे रही थी, इसलिए बेचारा एल्जिन डर के मारे अपने हाथ आगे कर देता है। सोफी ने कहा, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? सोफी की ये बात सुनने के अगले ही पल एल्जिन को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उसने इस टाउन के अंदर आकर की। सहरा ने उसे अपना दोस्त बनाया, जूली ने उसे अपनी सारी बातें बताई और तो और इसी मनहूस टाउन की बातों में आकर उसने बेचारी फातिमा को कैद कर लिया था। और अगर वो ऐसा ना करता तो शायद फातिमा की डिलीवरी बाहर दिन
टाइम हो जाती और अगर एक मर्तबा दिन के समय मॉन्स्टर बाहर जन्म ले लेता तो वो जलकर ही राख हो जाता। लेकिन उसकी वजह से मिस्टर स्माइली अब एक मर्तबा फिर से जिंदा हो गया। इसीलिए आखिरी मर्तबा एल्जिन यहाँ बहादुरी करता है। एल्जिन ने सोफी को कहा, तुम भाड़ में जाओ, लेकिन मैं मरते दम तक अब इस टाउन की किसी भी चीज का साथ नहीं दूंगा। ये सुनकर सोफी को गुस्सा आ जाता है। उसने अपने हाथ में से भयानक शक्ति को एल्जिन की बॉडी में डालना शुरू कर दिया और बेचारा एल्जिन तड़प तड़प कर नीचे गिर जाता है। इतने में ही वहाँ पर सुबह भी हो गई, यानी एक मर्तबा फिर से रात दिन में बदल गई और सोफी बड़े मजे से एल्जिन को तड़पता हुआ देख रही थी। बेचारा एल्जिन, जिसे आज से पहले इतना दर्द कभी नहीं हुआ, उसके मुंह में से, नाक में से और आंखों में से खून आने लगता है और बेचारा वहीं पर तड़प तड़प कर मारा गया। एल्जिन को जान से मारने के बाद सोफी बाहर आ जाती है। उसने क्लारा को कहा, लाश को कहीं फेंक दो। मगर क्लारा कहती है, आखिर मैं इसे किस तरह ठिकाने लगाऊं? सभी टाउन वाले मुझे देख लेंगे। लेकिन सोफी कहती है, ये मेरी दिक्कत नहीं है। तभी क्लारा ने पूछा, आगे क्या होने वाला है? जवाब में सोफी कहती है, अब मैं आग जलाऊंगी और हर एक को उसके अंदर जलता हुआ देखूंगी। ये सुनकर क्लारा के तोते उड़ जाते हैं। फाइनली क्लारा को ये एहसास होना शुरू हो गया था कि उसने सोफी का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे तो पता भी नहीं था कि सोफी असलियत में वही पीले सूट वाला दानव है। लेकिन खैर, सोफी वहाँ से जाने लगी। जल्दी मिलते हैं क्लारा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोना को, जो अब विक्टर के पिता डेविड के कमरे में आई थी। डेविड के हाथ में पहले से ही गोलियां थी और वो डोना से पूछता है, विक्टर के पास ये गोलियां क्यों हैं? डोना ने कहा, विक्टर के पास एक गन हुआ करती थी, लेकिन बॉयड ने वो गन विक्टर से ले ली। डेविड ने डोना से कहा, और वो कहाँ है? शायद शेरिफ स्टेशन में कहीं रखी होगी। ये सुनते ही डेविड को एक बात याद आती है। जब वो सपनों के अंदर जाता था तो दूसरी दुनिया का विक्टर उसे कहता था, आपको टाउन वाले विक्टर को जान से मारना है, फिर अपने आप को जान से मारना है और देखना आप एक मर्तबा फिर से रियल दुनिया में होगे। डोना तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन डेविड के दिमाग में एक भौकाल मच रखा था। दूसरी तरफ हमने देखा बॉयड को, जो पुलिस स्टेशन से होता हुआ सीधा हॉस्पिटल की ओर ही आ रहा था। वहाँ पर पहले से ही ब्रैड मौजूद होते हैं। बॉयड ने कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन ब्रैड कुछ भी जवाब नहीं देता। इसलिए बॉयड तुरंत ही फातिमा और एलिस का पता लेने के लिए अंदर चला गया। अंदर पहले से ही फातिमा बहुत ही दुखी हालत के अंदर बैठी थी, क्योंकि जेना ने आखिरी दम पर भी फातिमा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फातिमा उसकी ये मदद ना कर पाई। तभी वहाँ पर बॉयड आ जाता है। बॉयड ने उन दोनों की हालत देखी, तब जाकर उसे जरा सी राहत मिली। मगर जब उसने पूछा, क्रिस्टी कहाँ है? तो एलिस कोई जवाब नहीं देता। बॉयड को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए बॉयड तुरंत ही क्रिस्टी के पास गया, जहाँ पर बेचारी क्रिस्टी पहले से ही जेना की लाश के पास बैठी रो रही थी। जेना को मरे हुए अब पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं। जेना की बॉडी हल्की हल्की पीली पड़ने लगी थी। बेचारी क्रिस्टी बॉयड की तरफ देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है और बॉयड भी क्रिस्टी का ये दुख समझता था। बॉयड ने क्रिस्टी को अपने सीने से लगा लिया और बेचारी क्रिस्टी को अपनी बेटियों की तरह सहारा देने लगा। क्रिस्टी बॉयड को कहती है, देखिए बॉयड, क्या हो गया? आखिर ये टाउन हमें जीने क्यों नहीं देता? बेचारी क्रिस्टी की फूट फूट के रोने की आवाजें बाहर फातिमा और एलिस भी सुन रहे थे, लेकिन बॉयड ने क्रिस्टी को लगातार सहारा दिया। इतने में ही हम देखते हैं वही सीन जहाँ पर जंगलों के बीचों बीच बॉयड और उसकी टीम ने पेड़ उखाड़ दिया था। पेड़ के पास ही सीढ़ी भी मौजूद होती है, लेकिन गुफा के नीचे से लाल कलर की रोशनी बाहर आने लगी। पलक झपकते ही वो रोशनी एक बिजली में कन्वर्ट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऊपर बादलों में जा टकराई, जिसके ऊपर बादलों में टकराने से बादल लाल कलर के होकर गरजने लगते हैं। पूरे टाउन के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर और कॉलोनी हाउस के अंदर ये नजारा देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। एक बात तो तय थी कि ये किसी अच्छी चीज का संकेत तो नहीं लग रहा था। हो ना हो, उन्हें कहीं ना कहीं से अपने ही अंदर से फीलिंग आ रही थी कि जेड और तबिथा ने उन हड्डियों को निकाल कर ठीक नहीं किया। उन्होंने किसी न किसी टाउन के बड़े मॉन्स्टर को जगा दिया, जिसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं थी। तभी ब्रैड बॉयड को बोलता है, ये बहुत बड़े खतरे से पहले की बजने वाली घंटियां हैं। कॉलोनी हाउस के अंदर भी लोग ये सब कुछ देखकर हैरान थे। तभी वहाँ पर डोना की वैन आ जाती है। ईथन वैन की ओर भागने लगा, लेकिन डोना ने कहा, रुक जाओ, और डोना खुद ही वैन के पास चली जाती है। सभी लोग वैन से बाहर आए, लेकिन तबिथा वहाँ पर नहीं होती, जिस वजह से डोना, ईथन और जूली बहुत परेशान हो गए। वो दोनों इस टाउन पर गुस्सा होकर कॉलोनी हाउस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हमने देखा सोफी को, जो चर्च के अंदर आई थी। उसने चर्च में लगा हुआ पत्थर उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। पत्थर के बिना टाउन के लोग 1 मिनट भी सेफ नहीं है। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ती है विक्टर के पिता डेविड पर, जो पुलिस स्टेशन के अंदर आया था। दरअसल वो विक्टर की बॉयड के पास रखी हुई गन को ढूंढने के लिए आया होता है। उसने यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई, ड्रॉर्स को चेक किया और खुशकिस्मती से एक ड्रॉर के अंदर उसे विक्टर की वो गन मिल ही जाती है, जिस गन से वो आगे बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला है। तभी वहाँ पर कैनी आ जाता है, जिसे देखकर डेविड ने वो गन अपने कपड़ों में छुपा ली। कैनी ने कहा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, लेकिन डेविड कैनी को अपने आप पर शक नहीं होने देना चाहता था। मुझे जाना होगा, सॉरी, फिर मिलते हैं।
कैनी को डेविड का ये बर्ताव अजीब तो लगता है, लेकिन फिलहाल वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हम देखते हैं ईथन को, जो कॉलोनी हाउस के किचन में बैठा हुआ रो रहा था। उसके पास जूली और डोना आते हैं, जिन्हें देखते ही ईथन उन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। डोना ने कहा, बेटे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मॉम जरूर वापस आएगी। डोना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में किचन में लगे हुए कैबिन्स के दरवाजे खुद ब खुद ही खुलने और बंद होने लग जाते हैं। ये नजारा हमने पहले भी देखा था जब जिम इस टाउन के अंदर मरता है। जिम की मौत के फौरन बाद कैबिन इसी तरह हिलने लगे थे। ये चीज ईथन को याद थी, इसीलिए ईथन तुरंत ही उन दोनों को कहता है, पहले भी ये सब कुछ हो चुका है, जब मेरे डैड हम सबको छोड़ के चले गए थे और अब मॉम हमें छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए ये टाउन हमारा मजाक उड़ाता है। पता नहीं कब मुझे जूली भी छोड़कर चली जाए और मैं विक्टर के कहने के अनुसार उसी की तरह अकेला पड़ जाऊं। मगर इतने में ही कैबिन में रखे हुए शीशे के ग्लास और शीशे के कप खुद ब खुद ही उड़कर उन पर हल्ला बोल देते हैं। डर के मारे वो तीनों किचन से बाहर आ गए और ईथन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जूली ने ईथन को सहारा देने की कोशिश की और कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहाँ जो है सब मर जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। ये चीज जूली को भी पता थी कि कब ये टाउन उसे और ईथन को अलग कर दे। और अब तो उनके मॉम डैड भी जिंदा नहीं बचे, मगर फिर भी जूली अपने दिल पर पत्थर रखती है और ईथन को बोलती है, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है? तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं बॉयड और कैनी को, जो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे। कैनी ने कहा, आज का दिन वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। बॉयड कहता है, नहीं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि विक्टर पेड़ के बारे में सही था। हमें वो पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही वहाँ पर कैली आ जाती है। अंदर आते ही उसने बॉयड को आवाज लगाना शुरू कर दी। बॉयड जैसे ही बाहर आया तो कैली बोलती है, हमें वापस जाना होगा। क्या? बॉयड कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैली ने कहा, वो हड्डियां अभी भी अंदर हैं और हमें उन्हें निकालना ही होगा किसी भी कीमत पर। बॉयड कहता है, और फिर क्या करेंगे? क्या? हड्डियां मिल भी गई तो भी नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। जिन लोगों को उन हड्डियों के बारे में जरा सा भी कुछ पता था, यानी जेड और तबिथा, वो सुरंगों के अंदर गए और वहीं पर मारे गए। ये जगह हमें कभी भी जीतने नहीं देगी, चाहे तुम कितनी भी टेक्निक्स लगा लो। जेड हम सब में से शातिर, अक्लमंद और टेक्निकल इंसान था। अगर वो इस टाउन में सरवाइव नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी भी कैली, सैरा और कैनी हार मानने को रेडी नहीं थे। कैली ने कहा, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे रखकर जेड और तबिथा के मरने का अनुमान नहीं लगा सकते। हमें कंफर्म करना होगा कि वो जिंदा भी है या नहीं। हमें एक मर्तबा फिर से वहाँ पर जाना होगा। लेकिन बॉयड अब फाइनली उन पर भड़क जाता है। वो कहता है, माना हमने यहाँ पर बहुत कुछ ऊट पटांग देख रखा है, लेकिन शायद तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि हमने वहाँ पर अब तक की सबसे ऊट पटांग चीज देखी है। वहाँ हमने सूरज को डुबा दिया, हमने बिजली से आसमान में छेद तक कर दिया। बताओ अब हम ऐसा क्या करें जो इन सब से अलग हो और हमारी फेवर में इस टाउन से बाहर निकलने में मदद करे। लेकिन तभी सहरा कहती है, बॉयड मुझे किसी चीज का मैसेज मिल रहा है। बॉयड ने कहा, मैसेज नहीं, ये सिग्नल्स हैं जो जेड के रेडियो से आ रहे हैं। और असलियत में होता भी ऐसा ही है। जेड ही गुफा के अंदर बैठा हुआ उनको सिग्नल दे रहा था, लेकिन कुछ देर सिग्नल भेजने के बाद उनकी बैटरी डेड हो जाती है। हद है, बैटरी भी खत्म हो गई। तबिता कहती है, तुम्हें लगता है कि कुछ काम बनेगा? यानी तुम्हें लगता भी है कि कोई सिग्नल गया भी होगा या नहीं? जेड कहता है, मैं बॉयड को जानता हूँ। वो सिग्नल मिलने के बाद सबसे पहले यही सोचेगा कि ये सिग्नल मॉन्स्टर्स तो नहीं भेज रहे, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर जरूर आएगा। बातों ही बातों में जेड तबिता को कहता है, माफ करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, हार मत मानो, समझ गए ना, हम यहाँ नहीं मरने वाले। फिर तबिता ने हड्डियों से बनी हुई खिड़की को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हड्डियाँ बहुत मजबूती से जकड़ रखी थी। ये नहीं टूटेगा। खोद तो सकते हैं ना? हम तब तक खोदेंगे जब तक हम निकल ना जाएं। जेड ने कहा, ये प्लान मस्त है, और उन दोनों ने अपने हाथों से ही खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते तबिथा जेड का शुक्रिया अदा करती है। तबिथा ने कहा, तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जेड कहता है, फिलहाल हम दोनों की जान खतरे में है, तो ये सारा शुक्रिया मुझे टाउन के अंदर जाकर ही बोलना। इधर हम देखते हैं ब्रैड, एलिस, फातिमा, क्रिस्टी और जैना की लाश को, जिसे व्हाइट कपड़े में लपेट कर दफनाने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर बॉयड आता है। बॉयड ने कहा, चलो ये काम मैं खुद करूंगा। लेकिन क्रिस्टी कहती है, आज नहीं, आज ये काम मुझे करने दो। और फिर वो तुरंत ही एलिस और फातिमा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। बॉयड ने कहा, मुझे अभी अभी तबिथा और जेड के रेडियो में से सिग्नल्स मिले हैं, जो हो सकता है कि टनल के अंदर ही हो। एलिस ने कहा, तो आपका प्लान क्या है? बॉयड कहता है, मैं टनल के अंदर जाऊंगा और उन्हें बचाकर बाहर ले आऊंगा। लेकिन एलिस नहीं मानता। एलिस ने कहा, इस बार ना तो मैं कैनी को भेजूंगा और ना ही आपको अकेले जाने दूंगा, बल्कि आप दोनों की बजाय मैं टनल्स के अंदर जाऊंगा। लेकिन बॉयड नहीं मानता। बॉयड ने कहा, ज्यादा जज्बाती मत बनो, ये प्लान
प्लान मेरा था और इसे एग्जीक्यूट भी मैं ही करूंगा। लेकिन फातिमा कहती है, आपको यकीन है वो सिग्नल टैबिथा और जेड ने ही भेजा था? बिल्कुल। बॉयड ने कहा, मुझे यकीन है ये सिग्नल तैबिथा और जेड के रेडियो से ही आया है। लेकिन एलिस ने कहा, देखिए जी, बहुत चालाक है डैड। अगर ये किसी तरह का जाल हुआ तो मैं बॉयड ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे ये जोखिम तो लेना ही होगा। लेकिन फातिमा कहती है, नहीं, अगर आप टनल्स के अंदर जाओगे तो हमारे साथ जाओगे, क्योंकि जैसे ही वो जीव हमारे आसपास होते हैं तो मुझे महसूस होना शुरू हो जाता है। बॉयड को ये बात समझ नहीं आती। बॉयड ने कहा, ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, खतरा सबको महसूस हो ही जाता है। लेकिन फातिमा बॉयड को समझाती है कि कल रात जैसे ही जेना के करीब मिस्टर स्माइली आया, यानी हॉस्पिटल के पास आ रहा था, तब ही मुझे महसूस हो गया था। मैंने उसे महसूस कर लिया था और अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको सतर्क कर पाऊंगी। अब ना चाहते हुए भी फाइनली बॉयड मान ही जाता है, क्योंकि तैबिथा और जेड को बचाने के लिए उसे मॉन्स्टर से तो लड़ना ही होगा, और अगर फातिमा उनके पास रहेगी तो वो मॉन्स्टर से बच पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफी को, जो पुलिस स्टेशन के अंदर आई थी। अंदर आते ही उसने कहा, हेलो, कोई है अंदर? जब पुलिस स्टेशन के अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो चुपचाप पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर लगा हुआ तालिस्मानी पत्थर उतार लेती है। दरअसल वो हर एक घर के अंदर जाती, दरवाजों पर लगे हुए पत्थर को उठाकर अपने बैग में रख लेती, ताकि रात होने पर मॉन्स्टर्स बिना किसी रोक टोक के इन घरों के अंदर आकर टाउन के लोगों को जान से मार डाले। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं विक्टर के पिता डेविड को, जो विक्टर की गन के अंदर विक्टर के पास से ही मिली हुई बुलेट्स को लोड कर रहा था। लेकिन इतने में वहाँ पर विक्टर आ जाता है, जिसकी आहट सुनकर तुरंत ही डेविड ने गन को बेड के नीचे छुपा दिया। विक्टर ने कहा, डैड आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आपको सबके साथ नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता पेड़ उखाड़ने के बाद कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। फिर विक्टर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब कुछ गलत कर दिया। मुझे किसी भी कीमत पर बॉयड और उसके दोस्तों को जंगल में वो बोतल का पेड़ उखाड़ने से रोकना चाहिए था। मैंने सब गड़बड़ कर दी। डेविड कहता है, बेटा तुमने कुछ खराब नहीं किया, असल में ये रियलिटी ही मनहूस है। हम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं और ये गन ही इस टाउन से बाहर निकलने का इकलौता जरिया है। डेविड के हाथ में विक्टर अपनी गन देखकर तुरंत ही अपने पिता को कहता है, ये गन कहाँ से आई? जवाब में डेविड ने कहा, मैंने असली सच देख लिया है। मैंने ये सारा कुछ पहले ही अपने ख्वाबों में देख लिया है, यानी असलियत में। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी आंख असली दुनिया के अंदर खुलेगी, जहाँ तुम, मैं, मेरा पोता, तुम्हारी बीवी एलेना खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतना कहकर डेविड ने तुरंत ही विक्टर पर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर विक्टर डर जाता है और विक्टर ने कहा, डैड, यहाँ कुछ है जिसने आपसे झूठ बोला है। यानी विक्टर अपने पिता डेविड को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये टाउन ने सबसे पहले सहरा के साथ झूठ बोला, उसने अपने ही भाई को मार डाला। फिर उसने एल्जिन से झूठ बोला, जिस वजह से एल्जिन ने फातिमा को कैद कर रखा था। अब ये टाउन आपसे झूठ बोल रहा है, प्लीज इसकी बातों में मत आइए। लेकिन डेविड रुकने वालों में से नहीं था। वो यहाँ पर लगातार रहकर तंग आ चुका था। वो बस किसी न किसी तरह करके यहाँ से निकलना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कोई भी क्यों ना हो, और उसे कुछ भी कुर्बान करना पड़े वो कर देगा। वो अपने बेटे को गोली मारने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर ईथन आ जाता है। ईथन को देखकर डेविड अपने बेटे पर गोली नहीं चला पाया, जिस वजह से विक्टर मौके का फायदा उठाते हुए अपने पिता पर टूट पड़ा। हाथापाई के दौरान डेविड की गन डेविड से काफी दूर जा गिरी और विक्टर ने अपने पिता को कपड़ों से पकड़कर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा, मैंने आपको कितनी मर्तबा समझाया है, यहाँ जो कुछ भी आप देखते हो रियल नहीं है, बस आपके साथ जो हो चुका है सिर्फ और सिर्फ वही रियल है। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं एक मर्तबा फिर से सोफी को, जो बार के सामने आई थी। बार में जाते ही उसने बार के पत्थर को भी निकाल कर अपने बैग में रख लिया। जब वो बाहर आई तो बाहर पहले से क्लारा मौजूद थी। क्लारा ने भी एक बैग के अंदर सभी पत्थरों को निकालकर जमा किया हुआ था और उन सभी पत्थरों को वो सोफी को दे देती है। सोफी ने चुपचाप वो बैग पकड़ा और सभी पत्थरों को इकट्ठा करके, यानी पूरे टाउन, कॉलोनी हाउस और हर एक वो जगह जहाँ पर पत्थर लगे हुए थे, उन्हें इकट्ठा करके जंगल की ओर जाने लगी। क्लारा भी सोफी को देखकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सोफी खुद तो निकल जाएगी, लेकिन रात होने पर जब मॉन्स्टर्स यहाँ वहाँ खुले घूम रहे होंगे तो क्लारा किस तरह बच पाएगी। ये चीज क्लारा को खले जा रही थी, लेकिन खैर वो सोफी से कोई सवाल जवाब नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो अपने बेटे और बहू को लेकर गुफा के सामने आ चुका था। अंदर जाने से पहले बॉयड उन दोनों को समझाता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी जान पर खतरा हो और मुझे मॉन्स्टर्स घेर ले, तो तुम दोनों चुपचाप वापस आ जाओगे। एलिस बिना वक्त जाया किए अपने पिता को हाँ कर देता है, क्योंकि उसे जेड और तबिथा की चिंता थी और असलियत में वो अपने पिता को पीछे तो नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ हम देखते हैं जेड और तबिथा को, जिन्होंने खोद खोद कर काफी ज्यादा जगह बना ली थी, लेकिन वो हड्डियां खिसकने का नाम ही नहीं ले रही होती। दूसरी तरफ बॉयड, फातिमा और एलिस आहिस्ता आहिस्ता करके जेड और तबिथा की ओर पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में फातिमा को फील होता है कि मॉन्स्टर्स उनके करीब ही है और उन मॉन्स्टर्स को इन तीनों के आने की भनक लग चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ जेड और तबिथा ने बैग में से हड्डियां निकाली और हड्डियों की मदद से नीचे जमीन को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन उन हड्डियों में से जब तबिथा ने एक खोपड़ी को बाहर निकाला तो तबिथा उसे गौर से देखने लगती है और देखते देखते उसे याद आने लगा कि ये हड्डियां उन्हीं ज़ॉम्बी बच्चों की है जो बच्चे पहले तबिथा को दिखाई दिया करते थे। इस
इसीलिए तबिथा तुरंत ही जेड को कहती है, ये वही थी, मैं जानती हूँ। ये वही लड़की है जो बेचारी मुझसे मदद मांगती रही। लेकिन तभी उन दोनों को बाहर से मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगी। उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि मॉन्स्टर्स अब सामने से आ रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला दरवाजा तो बंद हो गया। यहाँ जेड और तबिथा पैनिक करने लगते हैं। जेड ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना नहीं, होगा। रुको। फिर जेड जोर जोर से हड्डियों पर लात मारने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज होने लगी। लेकिन खुशकिस्मती से आवाज का पीछा करते करते वहाँ पर फातिमा, बॉयड और एलिस पहुँच गए, जिसे देखकर तबिथा और जेड बहुत राहत में आ जाते हैं। एलिस और बॉयड ने हड्डियों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। बॉयड ने एक पत्थर की मदद से हड्डियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर हड्डियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, और तो और पीछे से मॉन्स्टर्स भी आ रहे थे। इसीलिए बॉयड ने फातिमा और एलिस को पीछे हो जाने का कहा। बॉयड ने कहा, जेड तबिथा को लेकर पीछे चले जाओ, और खुद गन निकालकर हड्डियों पर शूट कर दिया, जिससे हड्डियां तुरंत ही टूट जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तबिथा और जेड वहाँ से बाहर आ गए। बड़ी देर बाद फाइनली हड्डियों के साथ जेड और तबिथा बाहर आ जाते हैं। तभी फातिमा ने कहा, बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हमारी ओर बढ़ रहे हैं और निकलने का रास्ता भी नहीं है। हालातों का जायजा लेने के बाद फातिमा कहती है, तुम्हें जाना होगा। एलिस ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, चलो हमारे साथ। फातिमा कहती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो प्लीज मुझे भूलना मत, मैं असलियत में कौन थी। मैंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। इतने में ही वहाँ पर पीछे से मॉन्स्टर्स भी आ गए, जिन्हें देखकर जेड, तबिथा, बॉयड और एलिस ना चाहते हुए भी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हमने देखा फातिमा को, जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन क्रिएचर्स और दानवों जैसी बदल गई थी। वो मॉन्स्टर्स के करीब आते ही उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है। एलिस ने जब फातिमा को देखा तो वो एक मर्तबा फिर से अपनी बीवी के पास आने लगता है, लेकिन पीछे से बॉयड ने एलिस को पकड़कर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, और फिर वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं सोफी को, जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक पोर्टल वाले ट्री के पास जाती है। ऐसा पेड़ जो अंदर से खोखला था और उसके अंदर एक पोर्टल होता है, जिससे टाइम में यहाँ वहाँ जा सकते हैं। लेकिन तभी हमने देखा सोफी के पास सफेद कपड़े पहने हुए उसी बच्चे को, जो पहले विक्टर को दिखाई देता है, फिर ईथन को, और अब सोफी के पास खड़ा था। वो सोफी को कहता है, इस बार तुम हार जाओगे। ये सुनकर सोफी कहती है, पिछले 4000 सालों से मैं एक बार भी नहीं हारी। ये सुनते ही हमें एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री के बारे में पता चलता है, यानी ये टाउन 4000 साल पुराना है। हमें नहीं पता इस टाउन के अंदर 50 साल पहले के घर किसने बनाए। हमें नहीं पता कि यहाँ पर वो एडवांस्ड चीजें कहाँ से आई जो अभी 50 साल पहले आई थी। अगर ये 4000 साल पुराना टाउन है तो एक बात तो तय थी कि लोग यहाँ आते हैं अपनी गाड़ियों के साथ, अपने सामान के साथ, और यहाँ अटक जाते हैं। लेकिन ये जो घर है ये तो 4000 साल पुराने नहीं है, तो ये घर किसने बनाए। इतने में ही सोफी ने अपने पास पड़े हुए उन पत्थरों को पोर्टल में से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। हो सकता है ये पत्थर जो 2 सीजन पहले बॉयड को मिले थे, ये हर बार की तरह सोफी ने ही फेंके हो और टाइम में पीछे जाकर ये बॉयड को मिले हो। बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है इसकी। मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दी है और इसकी एक भी थ्योरी पर बात नहीं की। हालांकि थ्योरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सभी सीजन्स की एक्सप्लेनेशन इसी तरह वीडियो क्लिप्स के साथ चाहिए तो नीचे न्यू एक्सप्लेनेशन कमेंट कर दीजिए, और एपिसोड 1 से लेकर अब तक सभी वीडियोस की फिर से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें आपको एक्सप्लेन कम किया जाएगा, थ्योरीज पर ज्यादा बात की जाएगी और वीडियो क्लिप्स ज्यादा दिखाए जाएंगे। सीजन 4 खत्म हो चुका है, सीजन 5 अब 11 महीनों बाद आएगा। लेकिन इस लंबे इंतजार के अंदर आप में से वो लोग भी हैं जो फ्रॉम के साथ साथ बाकी सीरीज को भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए इंटरेस्टिंग, हॉरर से भरपूर, टाइम ट्रेवल, मिस्ट्री, सस्पेंस, क्राइम, एक्शन, थ्रिलर, ये सारी सीरीज अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।